एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने रीट पात्रता परीक्षा में। अपने जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल स्टडीज है 60 नंबर का, उसका एक टॉपिक ये भी है भाई साहब। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। अरे भैया इसमें ये, चलिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। कब आई? सिंधु सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई? वैदिक सभ्यता। और इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण ही इसे वैदिक संस्कृति कहा गया। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक संस्कृति क्यों कहा गया भाई? वेदों से इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता के जनक आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आर्य मतलब श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात्य। ठीक है, आर्य का अर्थ किया आपने श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात्य। ठीक है, ये आर्य का अर्थ है। नेक्स्ट है अपने वेद शब्द विद धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। विद का अर्थ क्या है? जानना। और वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? किससे अपनी जानकारी मिलती है? तो 4 वेदों से, ब्राह्मण साहित्यों से, 18 पुराणों से और 108 उपनिषदों से। 4 तो अपने वेद हैं, ब्राह्मण साहित्य हैं, 18 अपने पुराण हैं, 108 अपने उपनिषद हैं। इनसे क्या जानकारी मिलती है? इससे अपन को वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने देखते हैं आर्यों का मूल स्थान। ठीक है, आर्यों का मूल स्थान कौन सा था भाई? रहते कहाँ पर थे ये? तो इसमें देखेंगे अपने आर्यों का मूल स्थान। मैक्स मुल्लर, जो कि कहाँ का था? जर्मन का था। तो मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना जाता है। क्या माना जाता है भाई साहब? अपने मध्य एशिया माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? ये मध्य एशिया के माने जाते हैं। ईरानी आर्यों का प्राचीन ईरानी आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता, ये क्या है? अपने प्राचीन ग्रंथ जिंद अवेस्ता। और भारतीय आर्यों का प्राचीनतम, ईरानी आर्यों का प्राचीन ग्रंथ तो है जिंद अवेस्ता, और भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है अपने ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद ही है। आर्यों का मूल स्थान यूरोप को मानने में 3 मत प्रचलित हैं। आर्यों को यूरोप का मानने के 3 मत कौन कौन से भाई? हंगरी पीक गाइज भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर माना गया है। डॉक्टर पेंतस शारीरिक रचना के आधार पर जर्मनी का मानते हैं। दक्षिणी रूस का मानते हैं डॉक्टर नेरिंग। डॉक्टर नेरिंग कहते हैं खुदाई में मिले पात्रों के कारण जो है इनको कहाँ का माना जाए? दक्षिणी रूस का माना जाए। तो आर्यों को 3 जगह का माना गया है भाई साहब, अपने हंगरी, जर्मनी और दक्षिणी रूस का। हंगरी का मानते हैं पी गाइज, और कहते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हंगरी की होनी चाहिए। जर्मनी का मानते हैं डॉक्टर पेंथा। डॉक्टर पेंथा कहते हैं कि शारीरिक रचना इनकी जर्मनी जैसी है। दक्षिणी रूस का मानते हैं अपने डॉक्टर नेहरिंग। ये कहते हैं कि खुदाई में मिले पात्रों के कारण, की खुदाई में पात्र ही ऐसे मिले हैं। नेक्स्ट अपने बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहाँ का मानते हैं आर्यों को? उत्तरी ध्रुव का। अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में बताया कि ऋग्वेद में 6 माह के दिन व 6 माह की रात का उल्लेख है, जैसा ध्रुव पर होता है। तो उत्तरी ध्रुव का बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान जो है तिब्बत बताया। कहाँ पर बताया है? तिब्बत बताया है। राष्ट्रवादियों ने आर्यों का स्थान भारत ही माना। राष्ट्रवादी जो थे क्या है? आर्य कहाँ के थे भाई? भारत की थे वो तो, ऐसा राष्ट्रवादी कहते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का किन्होंने माना है? डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने इनको सप्त सिंधु प्रदेश का माना है कि ये तो भाई साहब कहाँ के हैं? सप्त सिंधु प्रदेश के हैं। तो कैसे याद रखोगे? सप्त सिंधु और संप, इसमें स और आधा पारा। ठीक है, और संपूर्णानंद में क्या रहा? स और आधा में। तो सप्त सिंधु का माना है डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने, ऐसे याद रख लेना। मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बंगाल का माना है डॉक्टर राजबली पांडे ने। मध्य प्रदेश,
यूपी, बिहार और बंगाल। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बंगाल का माना है डॉक्टर राजबली पांडे ने। ठीक है। कश्मीर जो है, कश्मीर का माना है एडी कल्ला ने। कश्मीर का माना है एल डी कल्ला ने। एल डी कल्ला ने किसको माना है कि ये कहाँ के थे, कश्मीर के थे। और सबसे उपयुक्त मध्य एशिया को माना जाता है। ये आर्य कहाँ के थे भाई, मध्य एशिया के थे। अब अपने वैदिक काल को जो दो भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वैसा अपने दो भागों में। कैसे? विंटर नित्य ने वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा है। वैदिक काल का वर्गीकरण दो भागों में, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल की अवधि जो है वो मानी गई है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, और अपने उत्तर वैदिक काल की अवधि मानी गई है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की अवधि या पूर्व वैदिक काल की अवधि कब से कब तक मानी गई है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की मानी गई है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है भाई। अब देखेंगे अपन ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऋग्वैदिक काल का साहित्यिक प्रमाण ऋग्वेद है। कहाँ से मिलता है इसका साहित्यिक प्रमाण? ऋग्वेद से मिलता है। इस काल में 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व में। पूर्व वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती थी। ठीक है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी जो हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद काल में आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान एवं पंजाब था। आर्य कहाँ कहाँ तक थे भाई? अफगानिस्तान एवं पंजाब था। पूर्व वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्र पंजाब था, जिसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सिंधु कहा गया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वहाँ पर अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो सप्त सिंधु कहा गया। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे। पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था। घुमक्कड़ जीवन के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। ठीक है। आर्य क्या करते थे? ऋग्वैदिक आर्य क्या करते थे? घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे। ठीक है। घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे। पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था। घुमक्कड़ जीवन के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। ऋग्वैदिक इसमें 10 मंडल 1028 श्लोक। ये ऋग्वैदिक नहीं, ऋग्वेद हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं, 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कहाँ से लिया गया है अपने? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? अपने होत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? होतरी, होत्री कहलाता है। ठीक है। और ऋग्वेद में 2 से 8 मंडल प्रमाणित है तथा 1, 9, 10 मंडल बाद में जोड़े गए हैं जो शैपक कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? शैपक कहलाते हैं। कौन से मंडल? 1, 9 और 10। अब देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था भैया? तो चलिए देखते हैं। राजा पूर्व वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली विकसित थी। ठीक है। कौन सी प्रणाली थी भाई? राजा होते थे भैया इसमें। और अपन ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गणतंत्र थी, लेकिन जैसे ही अपन पूर्व वैदिक काल में आते हैं तो अपनी राजतंत्रात्मक प्रणाली देखने को मिलती है। देश या राज्य की सबसे उच्च राजनीतिक इकाई के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था। राजा कबीले मुखिया होता था। ठीक है। राजा कबीले का मुखिया होता था। ठीक है। राजा कबीले का मुखिया होता था। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी निवासी नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ऐसे नहीं था कि भाई राजा के मरने के बाद में राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। राजा का जो निर्वाचन है, राजा का निर्वाचन समिति के द्वारा किया जाता था। समिति में वेशक पुरुष भाग लेते थे। राजा के पास स्थायी सेना प्रशासनिक तंत्र नहीं होता था। और ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया है? पुरोवेता कहा गया है।
क्या कहा गया है? पुरोभेता। वहाँ स्पष्ट नहीं दिख पा रहा आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके यहाँ। क्या कहा गया था? ऋग्वेदिक काल में राजा को पुरोभेता कहा गया है। ठीक है भाई, पुरोभेता कहा गया है। और अपने राजा की 12 उच्चाधिकारी होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। क्या कहता था भाई? रत्नी। और राजा भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी होता था। राजा को जमीन वमीन का स्वामी नहीं है, राजा युद्ध का स्वामी होता था। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। देखो भाई सब, एक तो राजा कबीले का मुखिया होता था लेकिन वंशानुगत नहीं था पद, ये बहुत अच्छी बात थी। और फिर से निर्वाचन के लिए समिति बनती थी भाई साहब, तो योग्य व्यक्ति को ही राजा बनाया जाता था। तो बहुत अच्छी बात थी, है ना। और राजा की स्थायी सेना भी नहीं होती थी। राजा की अगर स्थायी सेना होती है ना, तो राजा अपनी सेना के द्वारा सभी को दबाव में रखता है ना, लेकिन स्थायी सेना भी उसके पास में नहीं थी। तो चलिए आगे क्या है भाई। राजा के सहयोग के लिए कुछ मंत्री व अधिकारी भी होते थे। तो कौन कौन से होते थे भाई? स्पष्ट गुप्तचर, पुरोहित राजा का प्रधानमंत्री होता था। राजा के गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था। राजा का प्रधानमंत्री पुरोहित था। सेनापति को सेनानी कहते थे। लड़ाकू दल का नायक जो थे राज करतार कहलाता था। लड़ाकू दल का नायक कौन कहलाता था? राज करतार कहलाता था। और दुर्गपाल व ग्रामीणी जो थे वो क्या करते थे? राजा का सहयोग करते थे। ये मंत्री या फिर अधिकारी थे। अब देखेंगे अपन राजनीतिक इकाइयाँ। वैसे अगर ये अपन पढ़ना, ये जो है ना, जिसके 12वीं में अपनी इतिहास थी वो जो है उसने आप ये चीज़ें पढ़ी होगी अपने कक्षा 11 या कक्षा 12वीं की इतिहास की बुक में, ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर वहाँ पर आपने अच्छे से समझी तो बहुत अच्छे से समझ में आपको ये आ जाएंगी। वैसे मैं पूरा कोशिश करूँगा समझने की आपको। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था जो कि सबके जीवन में होता है। तो अपन पढ़ रहे थे राजनीतिक इकाइयाँ। ठीक है, ग्राम जो है, ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। ये कई परिवारों का समूह होता था और ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। सबसे पहला है ग्राम भाई साहब। ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी और एक कई परिवारों का समूह होता था। ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। और विस क्या होता था भाई? अनेक गांवों के समूह को विस कहते थे। अनेक गांवों के समूह को क्या कहते हैं? विस कहते थे। और विस का प्रधान विसपति कहलाता था। विस का प्रधान क्या कहलाता था? विसपति कहलाता था। जन, अनेक विषयों का समूह जन कहलाता था। भाई साहब देखो, ग्रामों का समूह विस, विस का समूह जन कहलाता था। और जन का मुखिया राजा कहलाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक उपयोग जन शब्द का हुआ है। ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? जन थी। और जनपद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं मिलता है। पहले तो क्या थी? इकाई जन थी। तो अपन थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको कि पहली इकाई थी ग्राम, फिर ग्रामों के समूह को कहते थे विस, और विस के समूह को कहते थे जन, और जन का मुखिया कहलाता था राजा। ऐसी व्यवस्था कब थी? उत्तर वैदिक काल में थी। ठीक है भाई, ऐसी व्यवस्था थी भाई। ग्रामों का समूह विस, विस का समूह जन, और जन को कहते थे अपने राजा। ठीक है, और अब आगे देखेंगे अपने। तो हाँ, अब देखेंगे, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखेंगे अपने राजनीतिक संस्थाएं देखेंगे भाई सब। राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? राजनीतिक संस्थाएं देखेंगे। विद्वत, ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विद्वत थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख है और इस संस्था में महिलाएं भाग लेती थी और इसे ज्ञान और विद्या से संबंधित माना गया है। ज्ञान और विद्या से संबंधित किसे माना गया है? ये विद्वत जो संस्था थी, है ना, इसको माना गया भाई। और कार्य क्या था भाई इसका? युद्ध के माल को बराबर भाग में बांटना। संस्थाएं, इसका विद्वत का काम नहीं था, राजनीतिक संस्थाओं का काम था युद्ध के माल को बराबर भाग में बांटना। सभा के नरिष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। सभा के नरिष्टि, सभा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? नरिष्टि, नरिष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है सभा के लिए। राइटिंग में लिखेगा थोड़ी, ये लो भाई, नरिष्टि। सभा के लिए नरिष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। सभा में राजा के निकटतम व्यक्ति भाग लेते थे, अर्थात राजा की मंत्री परिषद थी। इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी जो सभावती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सभावती कहलाती थी। मुख्य कार्य न्याय संबंधी फैसले लेना था। मुख्य कार्य क्या था इस सभा का? न्याय संबंधी।
सभा का मुख्य कार्य यही होता है भाई, कुछ ना कुछ फैसला लेना। तो ये फैसले कैसे होते थे? न्याय से संबंधित होते थे। अब अपने देखेंगे समिति। यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते थे। स्त्रियों की सहभागिता का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका कार्य राजा का चुनाव करना था। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है भाई साहब। प्रजापति कौन थे भाई? ब्रह्मा। ब्रह्मा की यहाँ पर बात नहीं कही गई है। अपन कह नहीं सकते कि प्रजापति शब्द का उपयोग यहाँ ब्रह्मा जी के लिए हुआ है। यहाँ पर इतना जरूर कहा गया है कि प्रजापति जो है वो जो है प्रजापति की पुत्रियां बताए गए हैं सभा और समिति को। ठीक है, अब ये प्रजापति जाति भी हो सकती है, ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अपन को बस इतना याद रखना है। ठीक है, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर हुआ था। कितने राजाओं का? 10 राजाओं का भाई साहब युद्ध हुआ था पुरुषणी रावी नदी के तट पर, जिसमें भारत वंश के राजा सूरदास व अन्य 10 राजाओं ने भाग लिया था। ऋग्वेद को 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है कि भरत वंश के राजा सूरदास व अन्य 10 राजाओं ने भाग लिया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। इस युद्ध में सूरदास की विजय हुई थी। किसकी? सूरदास की विजय हुई थी। और युद्ध का कारण विश्वामित्र का अपमान माना जाता है भाई सब। विश्वामित्र का अपमान हो गया था, इसके कारण युद्ध हो गया था। 10 जनों की सेना का नेतृत्व विश्वामित्र ने, जबकि जन आप जानते हैं ना, 10 जनों का मतलब नहीं है 10 व्यक्ति नहीं है भाई सब यहाँ पे ना। 10 जनों का मतलब 10 व्यक्ति नहीं है, 10 जन होते थे उस समय। जन यानी देश ही मान लो आप तो 10 देशों की सेना का नेतृत्व जो है, देश तो नहीं कहेंगे भाई साहब, अपन ज़्यादा ही हो जाएगा है ना, देश नहीं कहेंगे, लेकिन जन जो थे ना भाई, बड़े बड़े इलाके थे या क्षेत्र थे, वहाँ के 10 राजा थे, उनका नेतृत्व विश्वामित्र ने, जबकि सूरदास की सेना का नेतृत्व वशिष्ठ ने किया था। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था 10 राजाओं का। इसमें विजय किसकी हुई थी? सूरदास की विजय हुई थी, है ना, सूरदास की। इस समय युद्ध का कारण गायों का ही माना जाता है, क्योंकि गाय को ही धन माना जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में युद्ध का कारण साम्राज्य विस्तार हो गया। ठीक है, पूर्व उत्तर वैदिक काल में तो गाय को ही धन माना जाता था, फिर किसको माना गया? साम्राज्य को अधिक महत्व दिया गया। अब देखते हैं अपने वैदिक काल में सामाजिक जीवन। जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन देखा था, तो वहाँ पर क्या देखा था? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, है ना। लेकिन अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें तो भाई साहब पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपन को दिखाई दे रही है। समाज पितृसत्तात्मक था। पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। परिवार का मुख्य कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। समाज समानता की भावना से प्रेरित था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर आधारित। ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना नहीं पड़ेगा, उसको वैसी जाति में रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुम्हार अगर कोई लोहे का काम कर रहा है तो लोहार हो गया, कोई अगर मिट्टी का काम कर रहा है तो कुम्हार हो गया, कोई अगर अपने लकड़ी का काम कर रहा है तो लोहार नहीं, उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, प्रजापति नहीं, लकड़ी के काम करने वाले को कारपेंटर कहते हैं। वैसे अभी तो खाती कहेंगे, खाती। ठीक है, तो मतलब जैसे जो कोई कर्म करता था ना, उसी को, वैसे नहीं कि भाई किसी की जाति अपने शर्मा है तो शर्मा ही रहेगा वो। अगर वो कर्म वर्मा या फिर अन्य जाति गुज्जर या फिर अपने मान लेते हैं अपने कौन सी जाति ले भैया, और यादव, मतलब ऐसे नहीं है जो अपने, जिसने अभी तो वर्तमान में व्यवस्था क्या है, कोई लोधा है तो लोधा का पुत्र लोधा ही रहेगा, गुज्जर का पुत्र गुज्जर ही रहेगा। वैसा वैसा अपने वैदिक काल में नहीं था। वैदिक काल में क्या था? अपने वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म आधारित जाति का निर्धारण अपने वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था। ठीक है भाई। सामाजिक संगठन की मूल इकाई परिवार था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। पिता को गृहपति या कुलपति कहा जाता था। पिता को क्या कहा जाता था? गृहपति या कुलपति कहा जाता था भाई सब। परिवार का प्रधान कुलप, कुल मिलकर ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामीणी ग्राम से मिलकर जिसका मुखिया विस्पति और कई विस मिलकर जन बनता था। मतलब वही वही प्रक्रिया भाई साहब कि अपने गांव गांव मिलकर बन जाएंगे, अपने विस मिलकर बनेगा अपना जन, और जन का मुखिया हो गया अपना
कौन हो गया, जन का मुखिया गोपा या राजन यज्ञ जनपति कहलाता था। ऐसी व्यवस्था थी भैया अपने। ठीक है, परिवार का प्रधान तो कुलप, और कुल से मिलकर बनते थे गांव, गांव का मुखिया ग्रामीणी, गांव से मिलकर बनते थे विस, विस का मुखिया विस्पति, फिर विस से मिलकर बनता था जन, और जन का मुखिया जनसी गोपा या फिर राजन या फिर जनपति कहलाता था। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। महिलाओं को माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी, जो कि अभी भी लेती है। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। पुनर्विवाह हो जाता था, यानी कि किसी महिला की मृत्यु होगी तो पुरुष का पुनर्विवाह हो जाता था, पुरुष की मृत्यु होगी तो महिला का हो जाता था। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। जो महिलाएं अविवाहित रहकर वेदों का अध्ययन करती थी अमाजू कहलाती थी, यानी कि उनको विवाह करना ही नहीं था, बस वो वेदों का अध्ययन करती थी तो उनको क्या कहते थे, अमाजू कहते थे। 16 वर्ष तक अध्ययन करने वाली सदधौनु कहलाती है। जैसे कि कोई 3 वेद का अध्ययन कर लेता है तो उसको त्रिवेदी कहते हैं, 4 का कर लेता था तो उसको चतुर्वेदी कहते हैं। उसी प्रकार से 16 वर्ष तक अध्ययन करने वाली कन्या को क्या कहते थे, कन्या या कन्या कोई भी हो सकता था वो, लेकिन यहाँ पर वाली आ रहा ना तो कन्या ही होगी, तो उसको क्या कहेंगे, सद्धो वधु क्या कहते थे भैया, उसको लिख देते हैं एक बार अपने, सद्धो वधु, सद्धो वधु कहते थे भाई। और आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्या को ब्रह्मवादिनी कहते थे। ऐसी कन्या जो कि आजीवन अविवाहित रहती थी और क्या करती थी, केवल शिक्षा ग्रहण करती थी, उसको कहेंगे अपने ब्रह्मवादिनी। ठीक है भाई, अविवाहित ही रहती थी वो जिंदगी भर। अब देखते हैं अपने आर्य सामान्यतः शाकाहारी थे। आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग थे भाई साहब, शाकाहारी थे, मांस वास कुछ खाते पीते नहीं थे। विशेष अवसरों पर मांसाहार व सोमरस का पान करते थे। भाई साहब मेरी बात पर पानी फेर दिया इन्होंने यार, ये विशेष अवसरों पर मांसाहार खा लेते थे, सोमरस का पान करते थे, सोमरस मतलब शराब, उसका पान करते थे। तो ये तो भाई साहब क्या मतलब आया फिर यार, फिर शाकाहारी क्या मतलब है शाकाहारी होने का, जब विशेष अवसरों पर पी रहे हैं खा रहे हैं तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। सूरा को खराब माना जाता था, मछली से घृणा करते थे। अच्छा, फिर यहाँ पर कैसे पी रहे हैं ये। गाय को अगन्य न मारने योग्य कहा गया है, गाय को पवित्र माना जाता था बिल्कुल। नेक्स्ट हमने खाद्य पदार्थ, अपूप, दूध से निर्मित पुआ को अपूप कहा जाता था। सत्तू खाते थे, दलिया, लापसी और सिरोदान, पकोदान, खीर, जौ व दूध से निर्मित सोमरस का विशेष महत्व था। वस्त्र कौन से थे भाई, नीवी, शरीर के आंतरिक भाग को ढकने का वस्त्र नीवी कहलाता था। वास, शरीर के नीचे के भाग को वास कहते थे, ढकने का, शरीर के निचले भाग को ढकने का वस्त्र वास कहलाता था। अद्यो वस्त्र, शरीर के ऊपर ओढ़ने का वस्त्र अद्यो वस्त्र कहलाता था। उष्णीय, उष्णीय होता था ये अद्यो वस्त्र, कैसा होता था, उष्णीय होता था भाई। पगड़ी, पगड़ी जो है पेशस, नर्तकियों का विशेष वस्त्र था ये पगड़ी, जो नर्तकियां होती थी ना वो पहनती थी पगड़ी और नाचती थी। मनोरंजन के साधन थे घुड़दौड़, रथ दौड़, शिकार और आखेट थे। मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, घुड़दौड़, रथ दौड़, शिकार और आखेट, ये क्या थे अपने मनोरंजन के साधन थे। ठीक है भाई, किस काल में, अपने उत्तर वैदिक काल में। ठीक है भैया, उत्तर वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल है भैया, पूर्व वैदिक काल है। ठीक है जी, इस काल में समाज में 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्य या सामान्य, अन्य, मतलब 4 वर्ग नहीं थे यार, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विश्य, वैश्य या सामान्य थे। रंग के आधार पर 2 वर्णों को लेके आर्य और अनार्य, है ना। और दास प्रथा का प्रचलन था, दासों को अब्रहान कहते थे, दासों को क्या कहते थे, अब्रहान कहते थे। अब बात कर लेते हैं अपने मैरिज की, विवाह की। तो इस समय विवाह 16-17 वर्ष में हो जाता था। 16 वर्ष तक अध्ययनरत कन्या सदबोद्धू कहलाती थी, जो कि अपन पिछली बार भी देख चुके हैं कि सदबोद्धू ही कहलाती थी भैया। और वे कन्याएं जो दीर्घकाल अवैध रहती थी अमाजू कहलाती थी। वो क्या करती थी, आजीवन अवैध रहती थी और बस शिक्षा ग्रहण करती थी ओनली। आजीवन अविवाहित रहकर अध्ययन करने वाली कन्या ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। क्या कहलाती थी, ब्रह्मवादिनी। तो कौन कौन से शब्द हैं अपने पास में,
एक तो अपने शब्द हैं सद दो वधु, एक शब्द है अपने पास में सद दो वधु, एक शब्द है अपने पास में अमाजू, और एक शब्द है अपने पास में ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी, ये तीन शब्द है। अब तीनों शब्दों का अर्थ क्या है भाई? सदवधु उस कन्या को कहा जाता था जो 16 वर्ष तक अध्ययन करती थी, ठीक है। और अगर वो आजीवन अविवाहित रहकर अध्ययन करेगी तो क्या कहलाएगी भाई? ब्रह्मवादिनी कहलाएगी। अगर आजीवन अविवाहित रहकर अध्ययन करेगी तो ब्रह्मवादिनी कहलाएगी। और वे कन्या जो दीर्घकाल या अविवाहित रहती थी, यानी कि विवाह ही नहीं करती थी, तो वो अरे यार भाई अमोदू कहलाएगी, ठीक है। अमोजू कहलाएगी, अमाजू, अमोजू नहीं अमाजू कहलाती थी, ठीक है भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। इस समय पुनर्विवाह होते थे। नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। अभी नियोग प्रथा क्या होती है भाई? नियोग प्रथा का प्रचलन था। तो ये नियोग प्रथा तो मैंने भी पहली बार ही देखी है, तो बिल्कुल इसको जो है अपन जो है इसको गूगल बाबा से पूछेंगे, भैया गूगल बाबा नियोग प्रथा क्या होती थी, क्योंकि मैं गलत कैसे बताऊं भाई, जब मेरे को पता नहीं है तो गलत नहीं बताऊंगा, है ना। अंतर्जातीय विवाह भी होते थे, यानी कि अंतर्जातीय विवाह अपनी जाति, ये गुज्जर हैं, ये भी गुज्जर है, इनका विवाह हो जाता था। ऋग्वेद में अनुलोम विवाह है व प्रतिलोम विवाह का भी उल्लेख है, दहेज प्रथा का भी उल्लेख है भाई साहब। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह और दहेज प्रथा का भी इसमें उल्लेख है। अब देखेंगे अपन अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह होता है उच्च वर्ण का वर होगा, वर कैसा होगा? उच्च वर्ण का वर होगा, उच्च वर्ण का, और कन्या होगी अपने निम्न वर्ण की। चलिए रुको, थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं अपन। भाई साहब समझाने के लिए बना रहा हूँ फिर भी। ये तो हो गया अपना दुल्हा, और ये दुल्हन छोटी सी बना देते हैं ना। वर तो होगा अपने, ये कौन सा विवाह? अपने अनुलोम विवाह। वर तो होगा अपने उच्च वर्ण का, ये तो वर। उच्च वर्ण को कैसे जानेंगे? बड़ा डिब्बा है तो उच्च वर्ण, ठीक है। और ये होगी अपने वधु, नीचे वर्ण की, तो ये विवाह तो कहलाएगा आपका अनुलोम विवाह। लेकिन अगर वर होगा निम्न वर्ण का और वधु होगी उच्च वर्ण की, ठीक है, वधु होगी अपने उच्च वर्ण की और वर होगा निम्न वर्ण का, तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा, ठीक है भाई, प्रतिलोम विवाह वो कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार, 16 संस्कार होते थे भैया, उसमें उपनयन संस्कार होता था पुत्री का भी। कन्या यज्ञ भी करवाती थी, कुलीन स्त्रियों को गुरुकुल में शिक्षा भी मिलती थी। इन्होंने मंत्रों की भी रचना की, इन्होंने महिलाओं ने, और ऐसी स्त्रियों को ऋग्वेद में ऋषि कहा गया जिन्होंने क्या की? मंत्रों की रचनाएं की। जैसे अपने अपाला है, चलो इनका नाम, अपाला है, गोसा है, लोपमुद्रा है, और सिकता है, विश्वरा है। तो ये जो स्त्रियां थी ना भाई साहब, अपाला, घोष, गोसा, लोपमुद्रा, सिकता, विश्वरा, ये जो महिलाएं थी इनको ऋषि कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मंत्रों की रचना भी की थी, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थी, ये यज्ञ करवाती थी, ठीक है भाई। अब देखेंगे अपने वैदिक काल में आर्थिक जीवन, कितनी आधे घंटे की अपनी क्लास होगी ना। चलिए ये टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा, है ना। वैदिक काल में आर्थिक जीवन देखते हैं अपन, तो भाई आर्थिक जीवन कैसे चलता था लोगों का। तो वैसा पशुपालन करते थे क्या? हाँ, पशु चारणिक समाज में पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे, इसलिए कृषि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। यानी कि घुमक्कड़ जीवन इनको जीना पड़ता था, मजबूरी थी, जैसे कि पशुओं के लिए, चारे के लिए तो भाई घूमना पड़ता है ना। जैसे अपने राजस्थान में नहीं देखते अपन, मारवाड़ के लोग जो है अपनी तरफ भेड़े चराने आते हैं, तो ये घूमते ही रह गए, तो भाई वो कृषि करेंगे या फिर पशुओं को चराएंगे। तो इस कारण क्या है, कृषि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार थी। गाय को मुद्रा के रूप में समझा जाता था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों व पशुओं के लिए होती थी।
घोड़ा आर्यों का मुख्य उपयोगी पशु था। हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि भी उपयोगी जानवर थे। पशु ही इस काल की मुख्य संपत्ति थे और गायों के बाद दूसरा प्रिय पशु घोड़ा था। यानी कि इन्होंने तो भाई पशुपालन पर ही ध्यान दिया है, कृषि वर्षि पर ध्यान दिया होगा तो वो देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर अभी तो पशुपालन को लेके आगे देखेंगे। निष्क गले का स्वर्ण आभूषण था। निष्क क्या था? गले का सोने का आभूषण निष्क कहलाता था। इसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लिया जाता था। विनिमय सॉरी मैं भी क्या ही पढ़ रहा हूँ। विनिमय के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, गले के सोने के आभूषण का वस्तु विनिमय के रूप में, है ना। पणी क्या कहलाती? मवेशियों के चोर को पणी कहा जाता था। अभी मवेशी की चोर क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि वैदिक काल में जो है मवेशी इंपॉर्टेंट है। कोई की गाय चुरा ली लोगों ने, कोई का घोड़ा चुरा लिया, कोई की भेड़ चुरा ली, कोई की बकरी चुरा ली, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? पणी कहलाएगा भाई। कृषि जो है इसमें मुख्यतः जौ की खेती होती थी। चलो कृषि भी आई गई है। नमक, कपास, नगर आदि का उल्लेख नहीं है भाई साहब यहाँ पे। बिना नमक की रोटी खाते थे। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। जो कि कृषि योग्य भूमि थी जहाँ पर फसल उगाई जा सकती थी तो उसको भूमि कहते थे, नहीं क्षेत्र कहते थे उसको, उस भूमि को। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। भूमि निजी संपत्ति न होकर सामूहिक संपत्ति होती थी, है ना, सामूहिक होती थी। कृषि के लिए चरसीणी शब्द का प्रयोग होता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का वर्णन मिलता है। चावल व नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, केवल जौ का उल्लेख ही यहाँ पर अपने मिलता है। ठीक है भाई। अब देखेंगे कृषि से संबंधित शब्दावली। प्रतिभूमि किसे कहा गया है? खिल्ल्या। खिल्ले को प्रतिभूमि कहा गया है। हल को लांगर या सीर कहा गया है। सीता को जो है हल की रेखा कहा गया है। दात्री को फसल काट दांतरी दांतली नहीं बोलते अपने, फसल काटने का साधन। हल चलाने वाला जो है उसको कोवास कहा गया है। क्या कहा गया है? हल चलाने वाले को, उसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो कोवास कहा गया है। और स्वेंजो जो है वर्षा या तालाब द्वारा की जाने वाली सिंचाई को स्वेंजो कहा गया है। स्वेंजो कहा गया है। और खनी मात्रा कुएं खोद कर की जाने वाली सिंचाई को कहा गया है खनी मात्रा। ठीक है, खनी मात्रा किसे कहा गया है? खनी मात्रा। खनी मात्रा कहा गया है कुएं खोद कर की जाने वाली सिंचाई को। और कूड़ा किसे कहा गया है भाई? खेतों में पानी पहुंचाने वाली नालियों को कूड़ा कहा गया है। क्या कहा गया है? कूड़ा। कूड़ा कहा गया है खेतों में क्या ले जाने वाली, पानी ले जाने वाली नालियों को कूड़ा कहा गया है। और ऋग्वेद में जो है चांदी व लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चांदी और लोहे का उल्लेख नहीं है। चलिए, वैदिक काल में धार्मिक जीवन जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।